वेलकम बच्चों, फिजिक्स ट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, माय नेम इज वीपी गुप्ता। हम लोग कल के वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बेसिक पार्ट्स है चार्ज का, मेथड ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे थे। उसको रिकॉर्ड करते समय वीडियो की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो भाई फ्रिक्शन हमने पढ़ा और कंडक्शन पे हम चर्चा कर रहे थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कंडक्शन जो है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इवन कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। यहाँ से आपके बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है और IIT JEE में भी आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मेथड से कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होती है। कंडक्शन देखिए बच्चों, क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे जब दो बॉडी को, तब क्या होगा, चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल की बैटरी को ले लीजिए। मोबाइल की बैटरी के प्लग को क्या करते हैं, स्विच में लगाते हैं तो चार्ज होती है। सपोज अगर एक बॉडी है A, एक बॉडी है B, ठीक है। इस बॉडी पे इनिशियली चार्ज है +3 का। तो बॉडी B पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब मैंने बताया था आपको कि जितना पॉजिटिव है, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप B को A के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आइए, या तो इसको ला के टच कराइए या किसी मेटल के वायर के साथ इसको क्या करिए, कनेक्ट करिए, तब क्या होगा, एक चार्ज यहाँ पे और ले लें। फिर क्या होगा कि चार्ज का फ्लो बॉडी A से बॉडी B पे होगा। देखिए शुरू में कितना था, इस पर 4 है, इस पर 0 है। तब एक चार्ज जाएगा B से A से B पे, इस पर 3 बचेगा। फिर दूसरा जाएगा A से B पे। अभी बॉडी फाइनली A भी चार्ज हो गई, B भी चार्ज हो गई, ठीक है। ये तो चार्ज थी, B भी चार्ज हो गई। तो इस तरह से इस मेथड ऑफ चार्जिंग को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे मोबाइल की बैटरी हम प्लग में लगाते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, एक तरफ प्लस हो जाता है, एक तरफ माइनस हो जाता है। फिर उसको यूज करते हैं तो प्लस माइनस आपस में कंबाइन होते हैं और वो बैटरी आपकी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। तो बच्चों, ये कंडक्शन का मेथड था। इसके क्वेश्चन करते समय क्या प्रॉब्लम आपको आती है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कहता है एक बॉडी है, NCERT में न्यूमेरिकल्स दिया भी है। पहला वीडियो मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है इसी कॉन्सेप्ट पे। बॉडी A है, एक बॉडी B है। इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज 0 है। तो कहता है कि B को A से अगर कांटेक्ट में लाया गया तो चार्ज क्या होगा। सपोज एग्जांपल करिए, ये कंटेनर है, इसमें 4 लीटर लिक्विड है, कोई भी वाटर है। दूसरा एक कंटेनर है, इसमें 0 है, इसमें कोई पानी नहीं है। अब आपने क्या किया, पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो इससे इसमें आएगा। इसका लेवल कम होगा और इसका लेवल बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वाटर का फ्लो रुक जाता है। वैसे ही अगर A से अगर B को आप कनेक्ट करते हैं तो A से B की तरफ चार्ज आता है, A से B की तरफ चार्ज आता है, और चार्ज का लेवल जैसे ही दोनों का बराबर हो जाता है, चार्ज का फ्लो रुक जाता है। उस समय जब रुक जाएगा, हमें पढ़ ही रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब रेस्ट में आ जाएगा उसके बाद हम जो भी प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। तो ये 4 लीटर, ये 0 हो गया, तो फाइनली क्या होगा, इसमें 2 लीटर होगा, इसमें 2 लीटर होगा। तो ये आपने निकाला कैसे, टोटल कितना था, 4 लीटर था प्लस 0 लीटर था, और 20 को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 2 लीटर। तो इसका मतलब अगर आपने टोटल वाटर की क्वांटिटी निकाली है तो टोटल किया, उसका हाफ किया। वैसे ही इसमें भी करेंगे हम लोग। तो एक पे चार्ज कितना आएगा, मान लीजिए एक पे चार्ज कितना आएगा, तो Q + 0 किया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, Q/2। अब फाइनली किस पे आ गया, Q/2 इस पे आ गया और Q/2 इस पे आ गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। और फिर कहता है B को किसी C के साथ रखा गया है, C के साथ, C का चार्ज कितना है, Q है। तो अब देखिए, अगर B को C के साथ हम लेके आते हैं, सपोज यही B है, हम यहाँ से एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा, बहुत इजी है। चार्ज आपको निकालना
कि कितना चार्ज आया, तो आप क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे Q/2 प्लस Q और इसका हाफ कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3Q/2 ऊपर आ जाएगा और ये 1/2 ये है, तो यानी कि 3Q/2। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल से इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, इंडक्शन। अगला मेथड है इंडक्शन। इसमें चार्ज क्या होती है बच्चों, इंड्यूस होती है। सपोज इंडक्शन में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट आपका नहीं होता है। फिर कैसे बॉडी चार्ज होती है, इसको एक एग्जांपल देखेंगे। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ठीक है। बॉडी ए पे कितना चार्ज है, मान लीजिए +4 है। अब बॉडी बी पे कितना चार्ज है, 0। 0 का मतलब इसमें जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ओवरऑल चार्ज तो 0 था, इस बॉडी में अभी भी चार्ज 0 होना चाहिए। कब होगा, जब पॉजिटिव उसी समय जस्ट बैकवर्ड में आ जाएगी। अभी भी देखिए नेट चार्ज इसमें 0 है, लेकिन ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। निगेटिव ये पॉजिटिव वाला क्या कि निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। आप प्लास्टिक के चेयर के पास अपना हाथ लेके जाएंगे तो आपको आप फील करेंगे कि आपके हाथ पे एक फोर्स लगता है। या जो टीवी होती है, सीआरटी टीवी होती है, उसके पास आप हाथ लेके जाएंगे, टच मत करिए, वहां पे आपको लगेगा कि एक फोर्स लग रहा है। तो विदाउट टच किए भी आपको एक फोर्स फील होता है, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो जाती है। इस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये इंडक्शन मेथड है, इसका कैपेसिटर में यूज है, आगे देखेंगे। ये बेसिक था। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, ए है, Q1 है और बी पर Q2 है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन है, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है, स्मॉल r है। ठीक है बच्चों, तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स, ये दोनों आपस में एक म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे पास आएंगे फोर्स, ये तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पास आएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे तो दिस इज Q1, दिस इज Q2 बाय r²। साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 है, डिवाइड बाई r²। बाय एक्सपेरिमेंटली जो k की वैल्यू है 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। ये यूनिट न्यूटन याद रखिएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1, तो वो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आप लोग न्यूमेरिकल करते समय क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया गया है। अगर ये प्लस है या माइनस है तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे साइन नहीं लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड मतलब उसका की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को एज इट इज उठा के रख देना है। यहाँ पे ε0 क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब इनके बीच में क्या हो, कुछ ना हो, या वैक्यूम या एयर हो, सबका एक ही होगा, जिसकी वैल्यू होती है 8.85। इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी।
ठीक है, 8.8 इंटू 10⁻², इतनी इसकी वैल्यू होती है। देखिए हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, कंपैरिजन करेंगे। एक आपने ग्रेविटेशनल में पढ़ा होगा, F=G m1 m2/r²। इसको बोला जाता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी मास को आप अर्थ से फेंकिए तब भी वो उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, छत पर जाके फेंकिए तब भी वो उतने ही एक्सेलरेशन से आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ए है बी है, एयर में है तो इसके बीच फोर्स कुछ लगेगा, इसके बीच में कोई कागज का पेपर ला के रख दीजिए या माइका ला के रख दीजिए, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ये क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, उसी का सेम फॉर्मूला है, एनालॉजी है। चार्ज को हम रिप्लेस कर देंगे मास से, तो F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, साइन नहीं है, मॉड नहीं लगाया है। अब देखिए अगर इनके बीच में अगर कोई चार्ज है, दो चार्ज थे, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ये R था सेपरेशन। क्योंकि बीच में अगर कोई मीडियम ला के रखते हैं तो कैसे चेंज होता है, अगर कोई भी मीडियम ला के रख दे, उस मीडियम का इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी और ये क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ एयर। हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, रेफरेंस ले लेते हैं। तो इस यहाँ पे एयर को हम रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे एयर की वैल्यू होगी ε0, ये मीडियम की होगी, तो इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर कोई, ये तो एयर के लिए है, अगर कोई मीडियम रख दिए तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r² मल्टीप्लाई कर देंगे के से। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये क्या है, एयर का है, अभी बताया, ये रिलेटिव, और ये आपका मीडियम का है। मीडियम का कांस्टेंट दिया रहेगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीडियम का हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r²। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 होगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो एयर का डिवाइड बाई मीडियम, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैं यहाँ पे ये ना इक्वेशन लेके ये ले रहा हूँ, क्योंकि ε0 से ε0 कट जाएगा। ये 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2/r², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एयर का जो फोर्स होगा डिवाइड बाय मीडियम का जो फोर्स होगा, ये क्या होगा, के ऊपर चला जाएगा। तो मीडियम में अगर कोई रख देते हैं तो एयर पे जितना फोर्स लगेगा उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू मान लीजिए 4 दिया रहे और एयर में आपको दिया रहे, फॉर एग्जाम्पल कह दें कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का एयर में जो फोर्स है वो 60 न्यूटन है और ये के की वैल्यू जो है 4 है। तो बताइए कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो मीडियम में कितना फोर्स लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 60/4 करेंगे और ये आपका 15 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई भी डाउट्स है तो एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और बेसिक सी चीज है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट, बहुत सारी